इसी बीच एक बड़ी खबर फिलहाल आ रही है आपको इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी मंडी जिले से बताने जा रहे हैं। जोगिंद्रनगर दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज होंगे और इस मौके पर जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और ये भी बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बिना जांच लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। सीएम की सुरक्षा में कमांडो को भी तैनात किया गया है। सीएम की सुरक्षा में कमांडो को तैनात किया है और खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से धमकी दी गई थी, उसको लेकर सुरक्षा मुख्यमंत्री की बढ़ा दी गई है। आज जोगिंद्रनगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जनता को संबोधित करेंगे। मंडी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के थाची को करोड़ों की सौगात दी। सीएम जयराम ठाकुर ने करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थाची को इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए भी थाची में 33 केवी का उपकेंद्र स्थापित करने और बाली चौकी में बागवानी विकास कार्यालय तथा एसएमएस कृषि कार्यालय खोला जाएगा। लेकिन आगे बढ़ना है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर के बढ़ेंगे। कहा कि यहाँ पर 33 केवी सब स्टेशन की जो है एक जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करिए। और उस जरूरत पूरा करने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 33 केवी सब स्टेशन हमारा यहाँ पर लगेगा और जिसके कारण आपकी लो वोल्टेज की समस्या का भी समाधान होगा और उसके साथ साथ में आपके जो बीच में कट लगता है, बिजली चले जाती है, उस समस्या का भी समाधान मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हो जाएगा। उस दृष्टि से इसकी भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि ये भी हम करेंगे। जहाँ हम गए थे छाटाधार जो है वो पर्यटन का केंद्र बन गया। बहुत सारे लोग वहां पर आकर के घूमते हैं, फिरते हैं। वहां पैराग्लाइडिंग शुरू कर दी लोगों ने, बच्चों ने। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बढ़ावा देने की दृष्टि से हम आगे करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आज मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि थाची में सब तहसील की भी मैं घोषणा करता हूं। मैं आपके इस थाची के पवित्र प्रांगण में यहाँ ये भी महसूस करता हूं कि हमारा इलाका बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ सीमाएं हैं और उस बात के लिए हमारी प्राथमिकता है जो निर्धारित है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां बाली चौकी हमारा पूरा तहसील का इलाका है और उसमें एक सब तहसील अब और ऐड हो जाएगी, हमारी थाची और ऐड हो जाएगी। द्रंग का इलाका, कुछ इलाका, साथ पटवार सर्कल हमारे साथ और जुड़ते हैं। इन सभी को मिला करके बाली चौकी में बहुत जल्दी सब डिवीजन भी खोलेंगे, एसडीएम का दफ्तर भी खोलेंगे। ये भी मैं आपके बीच में यहीं से ही घोषणा कर देता हूं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है। प्रदेश के शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के कारण 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं पर बीते 24 घंटों में 256 नए केसेस सामने आए। प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंच चुका है और चंबा, मंडी और कांगड़ा और हमीरपुर में लगातार संक्रमण तेजी के साथ फैल भी रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में स्कूल खोलने के बाद भी कोरोना वायरस बच्चों में तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रहा है। चंबा के महिला स्कूल में अब तक 2 छात्रों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्कूल को सील किया गया और कई शिक्षकों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जिसका असर अब टूरिज्म पर भी पड़ सकता है। तो हिमाचल में कोरोना के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण बच्चों पर भी अटैक कर रहा है। अब तक प्रदेश में 35 से ज्यादा बच्चे कोविड संक्रमित हो चुके हैं और नए केसेस भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा ने आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज से खास बातचीत की है, सुनिए। भर में कोरोना मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी अचानक से मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिमला आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज। डॉक्टर साहब, किस तरह से बात करें, हम आशंका ये जताई जा रही है कि तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में तीसरी लहर जो है वो आ चुकी है। लगभग हम तीसरी लहर के मुहाने पे हैं
और पिछले 2 हफ्तों के अगर आंकड़ों पे अगर हम गौर फरमाएं तो हमारे प्रदेश की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो प्रतिदिन आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अभी तक डबलिंग रेट उसके आधार पर हम जो कोविड की जो लहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी उसकी स्पीड के आधार पर ही हम उसकी असेसमेंट करते हैं कि कितने केसेस हो सकते हैं। तो अभी तक की जो डबलिंग रेट है वो यहाँ पर लगभग 2 वीक्स का है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमारे केस जो थे वो लगभग 830 के करीब करीब थे, जो आज बढ़कर 1690 के करीब करीब पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है, इस तरह जब केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तीसरी लहर की लगभग शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब बच्चे जो हैं बहुत तेजी से चपेट में आ रहे हैं। हमने देखा कि अभी तक 37 ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं उनकी पॉजिटिव आई है बच्चों की, जिनमें से शिमला की अगर बात करें तो रोहडू के 9 से 10 बच्चे वो भी हैं जो पॉजिटिव आए हैं। बच्चों को क्या कैसे बचाया जा सकता है और दूसरा तैयारी किस तरह की अगर बच्चे ज्यादा चपेट में आते हैं? देखिए, बच्चों की जो संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है और बच्चे जो पॉजिटिव आ रहे हैं, ये बच्चों के अंदर जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कम होता है। और हम जितना कोशिश कर लें, वो बच्चों को जब भी हम अकेला छोड़ेंगे, चाहे खेलने के लिए या चाहे स्कूल के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, तो वो गलतियां करेंगे और इन गाइडलाइन को तोड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में हम सब लोगों को, अभिभावकों को ये इंश्योर करना है कि हम खुद भी कोविड बिहेवियर जो रिक्वायर्ड है उसको फॉलो करें और अपने बच्चों को भी इसका पालन करने के लिए ऐसा सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ बच्चों को जो है वो किसी भी समारोह में या भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में ना ले जाएं, बाजारों में बच्चों को ना ले जाएं। और जैसा भी अभी भी छोटे बच्चों के स्कूल जो हैं वो नहीं खुले हैं, तो वैसी स्थिति में बच्चों को जो भी इन्फेक्शन होता है वो वर्तमान समय में तो वो एडल्ट से ही ट्रांसमिट होगा और फिर आगे वो चेन बच्चों से फैल सकती है। तो वैसी स्थिति में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जनक राज, जो कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरी लहर जो है उसके दस्तक देने से इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चे जो हैं वो ज्यादा तादाद में यहाँ पर इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं अभिभावकों को भी थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है और अवेयरनेस जो है वो अपने बच्चों के लिए देना बहुत जरूरी है। और ऐसे में प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी जो है वो तीसरी लहर से लड़ने के लिए है। दवाइयों की बात करें, बिस्तर की बात करें या फिर वेंटिलेटर्स, पूरी तरह से तैयार है डॉक्टर्स की टीम। और ऐसे में तीसरी लहर आने की दस्तक जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या इससे बचाव जो है वो यहाँ पर हो पाएगा या फिर मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसका असर अब हिमाचल टूरिज्म पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सैलानियों की संख्या में भी काफी कमी दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि अब सरकार ने भी कोरोना के मामलों को देखते हुए बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। और अब देखना यह होगा कि शनिवार और रविवार को कितनी संख्या, यानी कि आज कितनी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। तो हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने टूरिज्म विभाग के डायरेक्टर अमित कश्यप से खास बातचीत की है। इस बाबत उन्होंने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय इसलिए क्योंकि 6000 करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी सिर्फ पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर करती है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं पर्यटन विभाग की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित कश्यप, जो कि डायरेक्टर हैं टूरिज्म विभाग के। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि एक बार फिर बंदिशें लागू करने की तैयारी जो है वो राज्य सरकार कर रही है? देखिए, जैसे आपने अभी बताया, जो टूरिज्म सेक्टर है इसका बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है हमारे राज्य में।
अगर जीडीपी की बात करें तो लगभग 8 से 9% जो है जीडीपी में हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है इसका योगदान रहता है। नॉर्मल जो ईयर्स रहते थे प्री कोविड टाइम में तो लगभग 2 करोड़ के करीब जो है यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर आता था, परंतु पिछले साल क्योंकि कोविड शुरू हुआ था, बहुत सारे राज्यों में जो है कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवस्था थी, तो पिछले साल सिर्फ 32 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हमारे पास आया है। इस साल की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उससे हमने काफी कुछ सीखा, क्योंकि इकोनॉमी जो है उसको भी थोड़ा धीरे धीरे जो है रिवाइव करना है। जितने विभिन्न सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको रिवाइव करना भी अनिवार्य है, परंतु साथ ही साथ हमारे को ये अपने जहन में अवश्य रखना पड़ेगा कि एक कोविड का प्रकोप जो है वो जारी है और उसको मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से जो है हम अपना इकोनॉमी को खोल सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक बहुत ही विस्तृत एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टूरिज्म सेक्टर के लिए जो है हमने जो है उसको बनाया है। जितने होटल्स हैं, जितने ढाबा हैं, जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाता है वहाँ पे किस प्रकार से जो है पर्यटक के वहाँ जाने का संचालन होना है कोविड को मद्देनजर रखते हुए, बहुत ही एक एग्जॉस्टिव एसओपी बनाया है। और मेरे को यह आपको बताते हुए खुशी है कि उस एसओपी को बहुत ज्यादा जो हमने उसका प्रचार किया, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराई और जितने हमारे होटल्स वगैरह हैं उस पर वहाँ उसका पालन हो रहा है। जितने जिला प्रशासन है ये जो है जहाँ पुलिस का बंदोबस्त वगैरह है ये सुनिश्चित करते हैं कि आपने जो है मास्क ठीक प्रकार से पहनना है और आपने जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको रखना है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए धीरे धीरे जो है जो टूरिज्म सेक्टर है ये हमारा जो है थोड़ा खुल रहा है, बढ़ रहा है और अभी तक जो है हमारे कोई इस साल की अगर मैं बात करूं तो हमारा इसमें पर्यटक का जो फुटफॉल है पिछले साल से इसमें इजाफा हुआ है, परंतु साथ ही साथ हमने इसका काफी एहतियात इसका रखा है कि जितने कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर के उनका पालन किया जाए। अगर पिछले हफ्ते की हम तुलना करें तो इस बार अब होटलों में ऑक्यूपेंसी लेवल कितना चल रहा है? जो ऑक्यूपेंसी लेवल है जो हमारे पीक मंथ्स रहते हैं वो तो एक्चुअली गुजर चुके थे, क्योंकि वो गर्मियों में बहुत ज्यादा यहाँ पर जो पर्यटक है उनकी आमद रहती है। अभी मानसून में क्योंकि ये वैसे भी नॉर्मल कोर्स में नॉन कोविड ईयर भी अगर होएगा तो उसमें जो इसमें टूरिस्ट जो यहाँ पर आता है वो उसमें इतनी वृद्धि नहीं होती है। जो अभी आप बात कर रहे हैं तो हल्का सा फर्क जो है हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पर आए उसमें देखा गया है, परंतु ये बहुत ही अभी मिनिमम है, आगे जाके इसका इम्पैक्ट जो है वो पता लग पाए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे पर्यटन विभाग के निदेशक अमित कश्यप। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिजनेस जो है वो थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन लोगों को एहतियात रखने की जरूरत जरूर है, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही छोटे तबके के लोग जो हैं वो इस व्यवसाय के साथ अलग से जुड़े होते हैं। ऐसे में इस बार वीकेंड पर बेशक ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक कम जरूर यहाँ पर पर्यटकों की आमद घटी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। अब मौसम की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में 8 अगस्त को फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य में कई जगह पर बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा 12 अगस्त तक कई जिलों में मौसम के खराब होने का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि फिलहाल प्रदेश के किन राज्यों में कितना तापमान है। तो शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 28.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, और ये भी आपको बता दें कि नाहन में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, कांगड़ा जिले में 29.7 और बिलासपुर में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। न्यूनतम जो तापमान है वो भी फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो हिमाचल में बारिश के बाद कई जिलों में काफी नुकसान हुआ है और लाहौल स्पीति में भी बादल फटने के बाद काफी ज्यादा तबाही हुई। कई लोग भी बेघर हो चुके हैं और किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने बताया कि लाहौल स्पीति में बारिश के बाद काफी नुकसान अब तक हो चुका है और अब तक लाहौल स्पीति में करीब 72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लाहौल घाटी में करीब 60% सब्जियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं और जल्द पूरे नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात भी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय लाहौल पहुंचे थे। उस दिन एक बैठक भी मीटिंग हुई थी अधिकारियों के साथ। उसमें 72 करोड़ रुपए का जो है आकलन किया गया था रफली जो है,
और आज तक ये आंकड़े जो डैमेजेस है, नुकसान का जायजा लेने अभी तक अधिकारी फील्ड में गए हैं। अभी ये रिकॉर्ड जो है, ये डैमेजेस जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि उस वक्त जो है दूरभाष सारे बंद पड़े थे, अधिकारी फील्ड में पहुंचे नहीं थे, और हमने कहा है मंगलवार तक जो है इसका रिपोर्ट देंगे, जिसका मैं विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री महोदय को दूंगा। मैंने पिछले कल तक जो है बड़ी गाड़ियों के लिए जो है रोड खोल दिया है, गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। लोगों की फसल जो है, लाहौल में साल में एक ही फसल होता है, मटर, गोभी, आइसबर्ग और ये सब चीजें जो है लगभग 60% लोगों का जो नुकसान हो चुका है। अब जो है सारे सड़कें खोल दिए गए हैं, दूरभाष के अंदर दूरभाष सारे रिस्टोर कर दिए गए हैं। पीडब्ल्यू के सड़कें हम आने वाले कल तक जो सारी सड़कें हम खोल देंगे। शिमला में बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य 21,000 स्वयंसेवकों को पूरे प्रदेश में भेजना है। आपको ये भी बता दें कि सभी इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को 16 अगस्त तक पूरा प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश के 16 हमारे संगठनात्मक जिलों के प्रतिनिधि इस प्रशिक्षण वर्ग में पधारे हैं। लगभग 50 प्रतिनिधि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपने अपने जिलों में जाएंगे। हमारा लक्ष्य है 21,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवक हिमाचल प्रदेश में खड़े करने का। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। शिमला में कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सह प्रभारी संजय दत्त ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर उन्होंने लगातार दौरे किए हैं और उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार भी है। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार की नीति से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। पिछले रविवार से सभी को मिल रहा हूं, बैठक कर रहा हूं। आने वाले जो हमारे प्रदेश में 4 चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार है। एक बात स्पष्ट फीडबैक के रूप में उभर के आ रही है कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और निर्णय से परेशान है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। कोरोना के विफलता के साथ देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है और विडंबना यह है कि इससे उभरने के लिए सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई योजना है। उनके पुत्र ने स्पष्ट रूप से जाके इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी को कहा, लिखित स्वरूप में पब्लिकली कहा कि उनका ये अलेजेड सुसाइड थियरी पे विश्वास नहीं, उनका डाउट है। बल्कि उनका तो कहना यह था कि मेरे पिता सुसाइड कर ही नहीं सकते। वो चीफ सेक्रेटरी अनिल खाची साहब को जिस तरीके से शंट आउट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, इसका बहुत ही डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पूरे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन पे, ब्यूरोक्रेसी पे पड़ा है। और ये क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि वो एक अपराइट ऑफिसर थे, ऑनेस्ट ऑफिसर थे, जो सरकार के दबाव में नहीं आए गलत बातें करने के लिए। ऊना में शनिवार को दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से की। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान अनुराग ठाकुर ने ऊना के तमाम विभागों के अधिकारियों से अपने कामों को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही पेंडिंग कामों को जल्द पूरा करने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए। जानकारी आपको दे दें कि दिशा की बैठक में आयोजन हर 3 महीने में किया जाता है और जिसमें कि केंद्रीय मंत्री विशेष तौर पर उपस्थित रहते हैं। लेकिन कोरोना के चलते इस बार इस बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया है।
केंद्र की योजनाओं को राज्य में बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, उनकी रफ्तार में कोई कमी ना आए। इसके लिए आज जिला ऊना की दिशा कमेटी की बैठक की और उसमें क्या क्या उसमें प्रगति हुई है उस पर देखा गया और जिन जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है वो भी उनको निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो जनता से जुड़े हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, रेल और बाकी भी सुविधाएं हैं, उन सबको विकासात्मक कार्यों को समय रहते पूरा किया जा सके। अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फोन वापस लौट रहे हैं।